सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो CUT एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, राइट। तो दिस पर्टिकुलर इंग्लिश सिलेबस इज पर्टिनेंट टू CUT 2024, राइट। तो CUT से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट थोड़े से हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो PYQs रहेंगे कि किस तरह के सवाल बनते हैं चैप्टर के ऊपर, राइट। तो वो सारा हम इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब इंग्लिश लैंग्वेज की, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो मेनली भाषा है, ठीक है, इसको इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो लैंग्वेज वाला पार्ट है जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए मतलब आपको यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए आपकी एक समझ शक्ति होनी चाहिए, आपके एक रीडिंग स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो कंपोनेंट रहता है उसका होता है बेसिकली वो होता है ग्रामर, राइट। तो ग्रामर के लिए उसमें तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। तो वो चैप्टर सारे हम देखते चलेंगे। तो लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट CUT सिलेबस, राइट। CUT का जो सिलेबस है तो ये 10+2 बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड रहता है इसका जो एंट्रेंस होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर आपको जो है पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपने पढ़ना होता है, ठीक है। पैराग्राफ आपको समझ आ जाएगा, अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप उसके क्वेश्चंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर आपका MCQs क्वेश्चन रहेंगे, एक सवाल देगा, उसके लिए 4 ऑप्शंस देगा, तो आपको वहाँ पे सही वाली ऑप्शन को पकड़ना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और रीडिंग के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो पहले आप पैसेज को पढ़ोगे, पैराग्राफ जो दिया होगा उसको आप रीड करोगे, आफ्टर दैट जो है अकॉर्डिंगली आप जो क्या करोगे उसको अंडरस्टैंड करके उसके क्वेश्चंस को हिट करने की कोशिश करोगे। अब ये जो वर्ड होता है स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन, इसका ये जो वर्ड कॉम्प्रिहेंशन है ये बनता ही बेसिकली किससे है? कॉम्प्रीहेंड से। एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रीहेंड, COMPREHEND। अब कॉम्प्रीहेंड से ही कॉम्प्रीहेंशन बनता है, ठीक है। तो इस कॉम्प्रीहेंड वर्ड का ही मीनिंग बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होता है। तो मतलब ये वर्ड अपने आप में ही हमें बता रहा है कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वो कोई आपकी बिल्ड नहीं करेगा, वो सेल्फ बिल्ड होती है। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग इट सेल्फ होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग जितनी आपकी अच्छी होगी, समझने की शक्ति होगी, और वो कोई टीचर आपकी बिल्ड नहीं करेगा। डेली रूटीन में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ टेक्स्ट पढ़ लेते हो, न्यूज़पेपर वगैरह, अखबार वगैरह पढ़ते हो, इंग्लिश वाली बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा, राइट। तो आपको थोड़ा सा उससे आपकी या कोई स्टोरी बुक है, उस कहानी की, कोई कहानियों की बुक है, उसको आप पढ़ते हो डेली रूटीन में, तो उससे आपकी धीरे धीरे समझने की शक्ति बढ़ती चलेगी। जैसे जैसे आप स्टोरीज वाला एक मेथड अप्लाई कर सकते हो कि डेली रूटीन में मुझे कोई कहानी पढ़नी है ना, या कई लोगों को आदत होती है स्टोरीज पढ़ने की, तो उससे क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने का एक अच्छा मेथड होता है। फिर अगर हम इसके अंदर क्वेश्चंस की बात करें, भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, तो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई पैसेज के अंदर ही वर्ड बोल्ड करके देगा 2 या 3, उसका सिमिलर वर्ड पूछ सकता है, ऑपोजिट वर्ड पूछ सकता है, ठीक है। टाइटल वाला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, इस पैराग्राफ का थीम क्या निकला, क्या इसका ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इसका टाइटल है, ठीक है। फिर टाइटल वाले क्वेश्चन हो गए। फिर ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी स्टेटमेंट पैसेज की इंफॉर्मेशन के आधार पे एज पर पैसेज जो है ट्रू है, या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऐसे सवाल आपको कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बनते चलेंगे, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी CUT के इंग्लिश के सिलेबस में मेंशन है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इसी का स्टूडेंट दूसरा नाम कंफ्यूज नहीं होना, इसी को पैराजंबल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये +2 लेवल का एग्जाम है तो उसमें कुछ इस तरह से आ सकता है। भाई ऐसे दे देगा, द सन इन द ईस्ट राइजेस, है ना। अब इस वाले पार्ट को वो P बना देगा, यहां P लिख दिया। इस वाले पार्ट को वो R बना देगा, है ना। इस वाले पार्ट को वो Q बना देगा, इस वाले पार्ट को वो S बना देगा।
अब आपको इस एक छोटे से साधारण से वाक्य के लिए 4 ऑप्शन दे देगा। कैसे बनेगा भाई? PRQS, क्या ये ऐसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा, तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं फिर द सन इन द ईस्ट राइजेस, जबकि होना है ऐसे चाहिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो एक ऑप्शन हो सकता है बी वाले ऐसे भी देगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, PSRQ। तो यही हमारी सही होगी, क्योंकि वाक्य तो ऐसे बनता है ना द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आपको मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि रीअरेंजमेंट कैसे आ सकती है। तो रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये थोड़ा हल्के लेवल का एग्जाम है तो इसमें इतनी टफ नहीं आएगी। ऐसे पूछ लेगा, एक स्टेटमेंट को देगा, उसको आगे पीछे लिखेगा शफलिंग में, आपको अरेंज करना होगा। अब सी ऑप्शन में कुछ और गलत दे देगा, बोलेगा PRQS, यहां बोलेगा SQ। तो ऐसे 4 ऑप्शन होगी, फिर आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वाक्य कैसे बनेगा कंप्लीट सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ग्रामर के अंदर क्या कैसे जब हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद जो है वर्ब को लिखा जाता है, फिर वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो ऐसे एक वाक्य बनाने का तरीका होता है ना। तो ये सारे तरीके हम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे, आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। द सन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राइजेज, राइज, रोज, राइजन ये वर्ब होगी, ठीक है। इन यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई, प्रेपोजिशन है। एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बन जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारी वर्ब आ जाती है, वर्ब के बाद हमारी प्रेपोजिशन आ जाती है, प्रेपोजिशन के बाद फिर एंड में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया द सन, राइजेज लिख दी वर्ब, इन आ गई प्रेपो, और फिर द ईस्ट आ गया इसका ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो कुछ रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से पेपर में पूछी जाती है। फर्दर आ जाते हैं आगे। अब चूज द करेक्ट वर्ड, है ना। करेक्ट वर्ड मतलब इसका क्या मतलब है, एक सेंटेंस दे देगा आपको, फिलअप का क्वेश्चन आ सकता है, एक ब्लैंक आपको डालना है या डबल ब्लैंक आपको डालना है, 2 वर्ड डालने हैं। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल दे देता हूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, एक एग्जांपल मैंने लिखा कि आई हैव प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स होता है स्टूडेंट डीप, आई हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल डैश। अब इसके लिए आपको चूज द करेक्ट वर्ड बोला है। अब आपको ये एक ऑप्शन में देगा, बोलेगा इन्वॉल्वमेंट, उस ब्लैंक में इन्वॉल्वमेंट आएगा, पर्सनैलिटी आएगा, एम्बिशन आएगा, या फिर डी में बोलेगा सगैसिटी आएगा, है ना। अब चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड मतलब इस एक स्टेटमेंट के लिए हमें एक वर्ड वहां पे डालना पड़ेगा, राइट। अब यहां पे इस क्वेश्चन के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे चल रहा है, क्या उसकी सेंस जा रही है, उसके हिसाब से हमें वहां पे सही वर्ड को डालना पड़ेगा। जैसे प्रोफाउंड मतलब डीप होता है, तो कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं, मेरे अंदर जो है क्या है, एक प्रोफाउंड डीप रिस्पेक्ट है उसकी पॉलिटिकल डैश के लिए। तो पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के लिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए, ये तीनों ही गलत है। राइट आंसर है हमारा ये डी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डी ही क्यों आया, सगैसिटी क्यों आया? क्योंकि सगैसिटी पॉलिटिकली यूज होता है, राजनीतिक जब हम बात करते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल, सगैसिटी का मतलब समझबूझ होता है, विजडम। इस वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है विजडम, जल्दी से निर्णय लेने की जो काबिलियत होती है उसको सगैसिटी बोलते हैं, विजडम को, राइट। तो राइट आंसर इसका बनेगा डी। अब ग्रामर ये लैंग्वेज का पार्ट था पिछला जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, आपका बेसिकली रीअरेंजमेंट पूछेगा, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड या राइट वर्ड, वो थोड़ा आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट है। अब ग्रामर के अंदर आपको ये चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछ सकता है अभी टाइम एंड टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ग्रामर के ऊपर जो ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, टेंस हैं, मॉडल्स हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं,
एडजेक्टिव्स है। आपको जो सवाल बनेंगे स्टूडेंट वो 3 तरह के सवाल बनेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन। कौन कौन से टाइप्स रहेंगे वो? ग्रामर के ऊपर 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको एरर ओमिशन का क्वेश्चन पूछेगा, स्पॉटिंग एरर का, है ना, एक सवाल देगा उसमें ABCD करके देगा और 4 ऑप्शंस और आपसे बोलेगा कि भाई बताओ इसमें कौन सा पार्ट गलत है, राइट, रॉन्ग पार्ट को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यह तो एरर का क्वेश्चन बनेगा, स्पॉटिंग एरर का। सेकंड, आपको इसके ऊपर फिलअप्स बना सकता है, फिलअप्स का क्वेश्चन बनाएगा, मॉडल भरने को आ सकता है, कैन डालेंगे, कुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा, ये मॉडल्स होती हैं। तो मॉडल्स पूछी जा सकती हैं, अभी कौन से वाक्य में कौन सी मॉडल लगेगी, राइट, वो फिलअप्स का सवाल बन गया। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंप्रूवमेंट के ऊपर, राइट। तो ग्रामर के ऊपर आप जब भी कोई भी चैप्टर इनमें से पढ़ोगे, जो भी हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं ग्रामर के ऊपर। स्पॉटिंग एरर का सवाल बन सकता है, फिलअप्स का, फिलर का क्वेश्चन बन सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। ग्रामर के ऊपर आधारित जो है आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होती है, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, इसके अंदर हम 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मॉडल्स आएगी, फिर कंजंक्शंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी फिलअप्स की सेंस में भी आ सकता है भरने को। एरर इसके ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रेपोजिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेपोजिशंस भी पूछी जाती हैं स्टूडेंट, टू कहाँ लगना है, इन कहाँ लगना है ना, बाय कहाँ भरा जाता है, ऑफ कहाँ भरा जाता है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, मैंने बोला पुट योर सिग्नेचर डैश ब्लू इंक, है ना। तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन देगा, पुट योर सिग्नेचर विद ब्लू इंक, इन ब्लू इंक, ऑफ ब्लू इंक, बाय ब्लू इंक। तो अब आपको यहां पे पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो जब भी स्टूडेंट इंक आता है, तो इंक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक लिक्विड होता है, राइट। तो लिक्विड की प्रेपोजिशन इन होती है, लिक्विड के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। सो पुट योर सिग्नेचर इन ब्लू इंक, ऐसे बनेगा, पुट योर सिग्नेचर इन ब्लू इंक, विद ब्लू इंक नहीं होता, इन ब्लू इंक होता है, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। तो ऐसे आपको जब कॉन्सेप्ट पता होगा, अब यहां पे अगर मैं ऐसे बोलूं पुट योर सिग्नेचर डैश ब्लू पेन, अगर मैं यहां ब्लू पेन लिखूं तो विद ब्लू पेन होता है, पेन फिर सॉलिड बन जाता है। तो लिक्विड के लिए इन लगता है, सॉलिड की जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है विद। सो विद ब्लू पेन होगा, इन ब्लू इंक होगा, ऐसे चलता है ये, राइट। फिर आपके प्रेपोजिशन के बाद फिर नाउन्स आ गए, फिर प्रोनाउंस आ गए, एडजेक्टिव्स आ गए, है ना। तो ये 3 चैप्टर आपस में लिंक करते हैं, है ना। तो ऐसे मत सोचना कि सर पहले तो नाउन पढ़ाते हैं फिर प्रोनाउन, ये आपने पहले ये लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लिंक्ड चैप्टर है वो 3 है, नाउन का प्रोनाउन से लिंक है, प्रोनाउन से के बाद एडजेक्टिव आता है। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका कोई लिंक नहीं होता पिछले प्रीवियस चैप्टर्स के साथ। चाहे आप कंजंक्शन से ही शुरुआत कर लो, प्रेपोजिशन को ही पहले पढ़ा लो, तो ऐसा कुछ नहीं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। टेंस आएंगे, टाइम एंड टेंस में ही 3 फॉर्म्स आ जाती हैं, मॉडल्स आ जाती हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा ऐसे चलेगा। उसके बाद अगले जो चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, द कहाँ लगना है, इसके ऊपर भी आपको फिलर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। ए कैसे लगना है, एन कहाँ भरते हैं, द कहाँ लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि सब्जेक्ट हमारा देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट जो हमारा वो है वो सिंगुलर नेचर का सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस भी लिखना होता है, राइट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म को ही लिखा जाता है, फिर एस और यस को नहीं लिखा जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स रहेंगे हमारे ग्रामर के, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे चलते हैं, तो कुछ अदर्स टॉपिक्स भी रहते हैं, है ना। कुछ जैसे इडियम्स है, इडियम्स होते हैं, मुहावरे जिनको हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, है ना, उसको लेके ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। सो टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ऐसे मुहावरे जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में भी होते हैं, है ना। जैसे अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की एक अंधे की लाठी थी, मतलब एकमात्र सहारा था। तो वैसे इंग्लिश में भी होते हैं, है ना। तो जैसे बोलते हैं कि हमें कभी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए, सो डोंट प्ले फास्ट एंड लूज विद योर फ्रेंड्स, राइट। तो बहुत सारे इडियम्स हैं। तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकली थोड़ा अगर आप इनको यूज़ भी करोगे लाइफ में तो ये आ जाएंगे आपको धीरे धीरे, ठीक है। बाकी हम इंपॉर्टेंट करेंगे भी, राइट। फ्रेजल वर्ब्स स्टूडेंट कुछ इस तरह से होती हैं भी। पुट ऑन क्या होता है,
लोकोक्तियां जिनको बोलते हैं। पुट ऑफ क्या होता है, ये कुछ इस तरह से फ्रेजेस होती हैं। सो पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, पुट ऑन का मतलब वेट गेन करना भी होता है। नाउ डेज आजकल वो वेट को गेन कर रही है, नाउ डेज शी इज पुटिंग ऑन वेट, राइट। सो पुट ऑन मीन्स टू वेयर, इट मीन्स टू वेयर होता है, पहनना होता है। इसका मतलब टू गेन भी होता है। ये भी पेपर में पूछी जाती है सीयूटी में, ध्यान रखना आपने। तो ये भी मैं इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिखाऊंगा कैसे इनको यूज करना है, एग्जाम्पल कैसे हम इनके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब टालना होता है, पोस्टपोन करना होता है, ठीक है। भाई आज आपने कहीं पे जाना था, यात्रा पे, जर्नी पे जाना था, आपने शिमला जाना था घूमने, लेकिन सेम डे जो है बहुत बारिश पड़ जाती है, मूसलाधार बारिश हो जाती है, डाउनपोर हो जाता है, तो फिर आप अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर देते हो, स्थगित कर देते हो, टाल देते हो कि चलो आज नहीं जाऊंगा, मैं परसों जाऊंगा या कल जाऊंगा जब बारिश रुक जाएगी, राइट। तो पुट ऑफ को कुछ इस तरह से यूज करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मतलब एक स्टेटमेंट के लिए ही आपको एक वर्ड देना होता है, ठीक है। जैसे पेपर में आ सकता है कि वन हु किल्स हिज ओन फादर, जो इंसान अपने फादर की हत्या कर देता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, एक ऐसा शासक जो अपनी जनता को दबा के शासन करता है, जैसे हिटलर वॉज ए ऑटोक्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, है ना। क्रेसी वाले जो वर्ड होते हैं वो बेसिकली सरकार से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। और जैसे मैंने पैट्रीसाइड बोला, साइड वाले जो वर्ड होते हैं स्टूडेंट वो हत्या से वाले होते हैं, पैट्रीसाइड। तो पैट्रीसाइड, अब साइड जो वर्ड है ये हत्या है, रूट है ये, है ना। जैसे आपको पता है सुसाइड एक वर्ड होता है, SUICID, सुसाइड। तो साइड क्या है, साइड इज टू किलिंग, मर्डर। तो बहुत सारी हत्याएं होती हैं, इंसान खुद की हत्या कर ले तो सुसाइड बोल देते हैं, अपने फादर की हत्या कर ले तो पैट्रीसाइड बोलते हैं। जैसे पैटर्नल साइड फादर की होती है, दादे वाली साइड होती है, और मैटरनल साइड मदर वाली होती है, नानके वाली, राइट। सो मैट्रीसाइड मदर किलर, पैट्रीसाइड फादर किलर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये रूट बना के भी याद करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको बता दी मैंने, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर पे आ सकती है, वोकैब पे आ सकती है। तो ये था आपका सिलेबस। अब इसके ऊपर हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, सैंपल क्वेश्चंस मैं थोड़े से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखते चलेंगे सैंपल क्वेश्चंस को। देखो पहला टाइप ईडीएम आने का ऐसा हो सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे सेंटेंस है, और यहां पे फिर इज इन डोलड्रम्स को बोल्ड किया हुआ है। तो इस पूरे वाक्य में इज इन डोलड्रम का मीनिंग ये आपसे जानना चाह रहा है। सो विद द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज इन डोलड्रम्स। तो अब ये टाइप है। अच्छा, दूसरा टाइप ये हो सकता है, भाई आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, सीधा आपको ईडीएम आ जाए, ये थोड़ा टफ होता है ये वाला। अब जो पेपर बना रहा है, जो पेपर सेट कर रहा है, उसकी मर्जी है कि वो पेपर को किस आधार पे देगा, क्योंकि ये थोड़ा +2 लेवल का एग्जाम है, तो इसमें इस तरह से आने के चांस ज़्यादा है कि भाई एक एग्जाम्पल भी है, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है एग्जाम में कि हर सेंटेंस से ये मीनिंग जा रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। सो बोला विद द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज इन डोलड्रम्स, मतलब जो कंपनी का जो भविष्य है वो डोलड्रम में है। सो डोलड्रम का क्या मतलब जा सकता है, एक मुहावरा है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। फ्रेज है इज इन डोलड्रम, डल है, ब्राइट है, अनसर्टेन है, सिक्योर है। तो डोलड्रम स्टूडेंट वो सिचुएशन होती है जब कोई भी चीज ना क्लियर नहीं होती। डोलड्रम मींस जैसे हम भी अभी डोलड्रम में है कि पता नहीं फिर से कोरोना फैलेगा, फिर से पता नहीं लॉकडाउन लगेगा, है ना। जैसे अब तो चलो ठीक है, सिचुएशंस सभी चीज़ें सही चल रही हैं सिस्टमेटिक, लेकिन हो सकता है आगे जाके फिर केसेस बढ़ने लग जाएं। सो वी आर इन डोलड्रम सिचुएशन बेसिकली। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बनेगा, अनसर्टेन। वी आर नॉट श्योर, राइट, वेदर द फोर्थ वेव ऑफ कोरोना इज कमिंग टू इंडिया और नॉट, कि आ रही है, आएगी या नहीं आएगी, हम नहीं है श्योर इस बात को लेके। तो इस सिचुएशन में ऐसे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है पहले। अब गिफ्ट ऑफ द गैप, ये डायरेक्ट मुहावरा दे दिया आपको। अब ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, डायरेक्ट ईडीएम पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, तो फिर यहां तो भाई आपको नॉलेज होना चाहिए। यहां पे आप फ्लूक नहीं लगा सकते, फ्लूक मीन्स तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। फ्लूक क्या होता है स्टूडेंट, तुक्के की इंग्लिश होती है, भाई तुक्का हर जगह नहीं लगेगा।
तो गिफ्ट ऑफ द गैब का रूट वर्ड आपको रूट ही नहीं इसकी पता है भाई, इसका रूट क्या है, कहाँ पे किस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते, तो फिर फ्लूक ही लगेगा और कुछ नहीं होगा। अब बच्चा सोच सकता है अभी ये फ्लैटरिंग वर्ड्स हो सकता है, प्रोमिसेस ऑफ अबंडेंस हो सकता है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग नन। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जब भी आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जो मीनिंग होता है गैप होता है कॉन्टिन्यूसली। गिफ्ट ऑफ द गैप एक्चुअली एक ना कला होती है, बोलने की कला होती है, ठीक है, मतलब टैलेंट होता है। जैसे एक जो गुड पॉलिटिशियन है, ही मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ द गिफ्ट ऑफ द गैप, क्योंकि आपको पता है जो नेता लोग होते हैं उनके अंदर कन्विंसिंग पावर होती है। जैसे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो हर जो कैंपेनिंग करेंगे, प्रॉमिस करेंगे लोगों से, है ना, वादे करते हैं, कन्विंसिंग पावर होती है पॉलिटिशियंस की। एक जो टीचर होता है, जो अच्छा टीचर होता है, उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, बेसिकली आपकी एक गिफ्ट ऑफ द गैप की क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। तो इसका इडियम का जो मीनिंग है, ये बोलने की कला है, टैलेंट है, ये स्पीकिंग का टैलेंट है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ध्यान रखना, कभी भी आपको ये इडियम पेपर में आए, ठीक है, तो आपको रूट इसकी पता होगी तो आप इसको इजीली कर जाओगे। सो टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो ये आ गया सैंग फ्रॉइड। मैंने बोला जब ऐसे डायरेक्टली पूछेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए टफ है, फिर ये टफ चीज हो जाएगी कि यार सैंग फ्रॉइड क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होगा तो आप यहां पे कर जाओगे, राइट। तो सैंग फ्रॉइड बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, कि जब हमारे ऊपर जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो लोग डर जाते हैं। जैसे कोविड आया तो कोविड में कितने लोगों की जॉब्स चली गई, है ना, मतलब और ज्यादा लंबे टाइम तक लॉकडाउन रहता तो लोग मरने जाते, भुखमरी से मर जाते, भुखमरी फैल जाती। तो ये टफ टाइम है, राइट। तो टफ टाइम था, ये बुरा समय था सबके लिए, तो चलो बीत गया, ठीक है। तो सैंग फ्रॉइड का मतलब यही होता है कि जब मुसीबत आती है और मुसीबत के समय में भी हम धैर्य नहीं खोते हैं, हम शांत रहते हैं। द एबिलिटी टू रिमेन काम इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन इज कॉल्ड सैंग फ्रॉइड, ठीक है। बुरे समय में भी जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल्स आते हैं, ठीक है, तो तब भी हम नहीं डरते हैं, हम कंपोजर रखते हैं। कंपोजर इसका राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंपोजर, ठीक है। इसका मीनिंग मैं डिटेल में यहां लिख देता हूं। कंपोजर का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू रिमेन काम even in difficult situation। ये है इसका मीनिंग। पेशेंस बोल सकते हो, धैर्य बोल सकते हो, धैर्य को रखना, उस एबिलिटी को, उस योग्यता को सैंग फ्रॉइड बोलते हैं, कंपोजर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th सवाल है जो वही था कि चूज द करेक्ट वर्ड, है ना। चूज द करेक्ट वर्ड के लिए आपको एक सिंगल ब्लैंक आ सकता है, डबल भी आ सकता है। जैसे बोले द प्रेजेंट सिस्टम इज डैश एंड नीड्स डैश। अब इस पूरे एक वाक्य में हमें 2 वर्ड डालने हैं यहाँ पे, और 2 वर्ड ऑप्शन में दे रहा है, तो हमें एक राइट वर्ड 2 फिट करने पड़ेंगे। तो द प्रेजेंट सिस्टम इज एडिक्वेट एंड नीड्स बेटरमेंट, द प्रेजेंट सिस्टम इज रॉन्ग एंड नीड्स इंप्रूव, the present system is defective, needs reforming, good no change, excellent improvement। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो टोन से पकड़े जाते हैं, भाई पॉजिटिव टोन है तो पॉजिटिव वर्ड लगाओगे, नेगेटिव टोन है तो नेगेटिव टोन लगाओगे। यहाँ कुछ पता ही नहीं लग रहा कि प्रेजेंट सिस्टम किस कैसी बात कर रहा है, प्रेजेंट सिस्टम कैसा है, कुछ बता ही नहीं रहा, पॉजिटिव नेगेटिव हमें खुद से देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एडिक्वेट लगा रहे हैं, यहाँ बेटरमेंट लगा रहे हैं, ये गलत है पहला, ठीक है। रॉन्ग, इंप्रूवमेंट की जरूरत हो सकती है, नीड्स इंप्रूवमेंट, इंप्रूव नहीं होगा, ये भी गलत है। इफेक्टिव और रिफॉर्मिंग गलत है, आंसर इसका डी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पे आप बोल सकते हो प्रेजेंट सिस्टम इज गुड एंड नीड्स नो चेंज, एंड नीड्स नो चेंज, इट मेक्स प्रॉपर सेंस, राइट। तो थोड़ा सा आपकी सेंस भी यहाँ पे काम करेगी। सेंस अगर आपकी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आप जो है इसको कर जाओगे। तो ग्रामर का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, थोड़ी आपकी खुद की सेंस होगी जो रीडिंग से बिल्ड होगी, तो आप ऐसे सवालों को कर पाओगे। अब सवाल नंबर 5 हो रहा है, ही डैश टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, ठीक है। ही डैश टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, तो यहां पे बोल रहा है ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, ही इज यूज्ड टू, या ही वॉज यूज टू, या ही हैड यूज टू। तो ये तो आई थिंक मुझे लगता है सारे बच्चे जानते होंगे कि इसका आंसर होगा ही यूज टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ही यूज टू प्ले,
ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लेइंग होता, मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूँ, अगर यहाँ प्लेइंग होता तो फिर आंसर सी बनता। तो ऐसे बनता ही वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। तो आप बोलोगे सर बी क्यों नहीं हुआ, फिर अगर प्लेइंग होता तो इज यूज टू क्यों नहीं हो सकता। इज यूज टू ना होने का रीजन है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बिफोर बोला है, बिफोर हिज मैरिज। हालांकि इसका आंसर ए है, हमने आंसर तो ये कर लिया, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ प्ले था। लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूं कि अगर यहाँ प्लेइंग होता तो फिर क्या आता, तो प्लेइंग होता तो फिर आता सी। सी क्यों आता, बी क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बिफोर बोला, उसकी शादी से पहले वो क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, तो मतलब फिर आता सी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें दे रहा है सिंपली प्ले दे रहा है, प्ले दे रहा है, तो फिर वहां पे आपको लगाना है यूज टू। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है, कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह से इडियम्स आ सकते हैं एग्जाम में, किस तरह से रीअरेंजमेंट पूछेगा। और कॉम्प्रिहेंशन भी हम फर्दर क्लासेस में ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको कैसे टैकल करना है। वो जब पैसेज को सॉल्व करेंगे तो फिर हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सिलेबस सारा क्लियर होगा, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।